ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं सरफेस केमिस्ट्री में एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 75 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 75 क्वेश्चन एक साथ मिलेंगे नहीं आपको। 75 प्रश्न है। 75 प्रश्न जिसके समझ में आ गए, जिसके इन सभी प्रश्नों से संबंधित कॉन्सेप्ट समझ में आ गए और ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गए तो ये पार्ट आपका ढंग से क्लियर हो गया, यानी ढंग से समझ में आ गया। इस चैप्टर में अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप गलत नहीं कर पाओगे अगर ये 75 क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया तो, है ना। इस चैप्टर में से इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डाले हैं। एग्जाम में डायरेक्ट आंसर लिखना होता है। एक नंबर का क्वेश्चन आता है छोटा, जिसका आंसर डायरेक्ट लिखना होता है आपको, छोटे क्वेश्चन का। तो इन क्वेश्चन से उस तरह के क्वेश्चन की तैयारी आसानी से हो जाएगी आपकी, अगर ध्यान से अगर आपने पूरे क्वेश्चंस को सोल्व किया है तो। और अब इस जिसको दिक्कत आ रही थी वो सब देखेंगे ध्यान से, और जो भी दिक्कत है आपको दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? कोलाइडी सीमा होती है। कोलाइडी सीमा कितनी है? कोलाइडी सीमा, कोलाइड की सीमा कितनी है? 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर है, या 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर है, या 0.1 से 1.0 nm है, या 0.001 नैनोमीटर से 10.0 नैनोमीटर है। ठीक है, तो सभी बच्चे जवाब दे रहे हैं 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, यानी ये बी आंसर इसका सही है। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर होती है कोलाइड की सीमा, यानी कोलाइडी कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में रहता है। अगर 1 नैनोमीटर से कम है कोलाइडी कणों का, 1 नैनोमीटर से कम आकार है, तो वो कौन सा विलयन होगा? 1 नैनोमीटर से कम है तो कौन सा विलयन कहेंगे अपन उसको? वास्तविक विलयन। ट्रू सॉल्यूशन के लिए 1 नैनोमीटर से कम होता है, और 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है, 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है, तो वो कौन सा सॉल्यूशन होगा? वो सस्पेंशन होगा। वो क्या होगा? निलंबन होगा, है ना। निलंबन में कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है, जबकि ट्रू सॉल्यूशन में 1 नैनोमीटर से कम होता है, और 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर होता है, तो उसको बोलते हैं कोलाइड। ये ध्यान रखना है हमको। ठीक है, नेक्स्ट। दुग्ध किसका उदाहरण है? दूध, दूध एक प्रकार का कोलाइड है। कौन सा कोलाइड है? दूध पायस है, या निलंबन है, या जेल है, या सोल है? तो किस प्रकार का कोलाइड है दूध? वेरी गुड, सभी बच्चे जवाब दे रहे हैं पायस। तो दूध क्या है? पायस है। पायस का मतलब इमल्सन, दूध इमल्सन होता है। ठीक है, दूध क्या है? इमल्सन, द्रव का द्रव में मिश्रण होता है दूध। इसमें द्रव ही तो माध्यम है और द्रव ही प्रावस्था है। इसमें एक तो होता है ऑयल और एक होता है जल, वाटर। ये किस टाइप का इमल्सन है? दूध। दूध दो तरह के इमल्सन बताए मैंने, एक तो OW और एक WO। तो ये किस टाइप का इमल्सन होता है? ये किस टाइप का इमल्सन है? ये OW टाइप का इमल्सन है। वाटर में कौन होता है? ऑयल, ऑयल इन वाटर। या वाटर तो है माध्यम, मीडियम, और ऑयल क्या होता है? डिस्पर्सन फेज, परिक्षिप्त प्रावस्था। ठीक है, समझ में आ गया। निलंबन क्या होता है पता ही है, जिसमें कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है। जेल, जेल में माध्यम कौन होता है? ठोस, सॉलिड। और प्रावस्था कौन होता है? द्रव। प्रावस्था द्रव और माध्यम सॉलिड, उसको कहेंगे अपन क्या? जेल। और सोल का मतलब क्या है? सोल का मतलब जिसमें द्रव तो क्या हो? माध्यम, और ठोस क्या हो? प्रावस्था। ठीक है, द्रव माध्यम ठोस प्रावस्था सोल, ठोस माध्यम द्रव प्रावस्था हो तो जेल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कोहरा किसका कोलाइड है? कोहरा भी कोलाइड है। वो कैसा कोलाइड है? कोहरे में कौन तो माध्यम है, कौन प्रावस्था है?
कोहरा गैस में परिक्षिप्त द्रव होता है, या गैस में परिक्षिप्त ठोस होता है, या द्रव में परिक्षिप्त गैस होता है, या द्रव में परिक्षिप्त ठोस होता है? कौन सा आंसर है इसका? इसका आंसर सभी बच्चे बता रहे हैं, पहला, गैस में परिक्षिप्त द्रव। वेरी गुड। यहाँ गैस तो क्या है? डिस्पर्सन मीडियम, और द्रव क्या है यहाँ पर? डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, द्रव गैस के अंदर होती है तो बनता है कोहरा। छोटी छोटी देखो, वायुमंडल में नमी होती है, और ये नमी जब तापमान कम हो जाता है, औसंग से नीचे जिस टेम्परेचर पर ओस बनती है उससे कम टेम्परेचर होता है, तो ये द्रव की बूंदें छोटी छोटी बूंदों के रूप में आ जाती हैं और बन जाता है क्या? कोहरा, जिसको धुंध भी कह सकते हैं, फोग जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोलाइडी कणों पर आवेश क्यों होता है? कोलाइडी कणों पर आवेश का क्या कारण है? हमने पढ़ा है कि कोलाइडी कणों पर आवेश होता है। कोलाइडी कणों दो तरह के होते हैं आवेश के आधार पर, या तो कोलाइडी कणों पर धनावेश होता है, या कोलाइडी कणों पर ऋण आवेश होता है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोलाइडी कणों पर आवेश का क्या कारण है? हमने कौन कौन से कारण बताए थे आवेश के? आवेश किस किस कारण से होता है? एक तो जब निर्माण करते हैं कोलाइड का, तो कोलाइडी कण क्या करते हैं? विलयन में उपस्थित आयन को अपनी सतह पर धारण कर लेते हैं। कौन से आयनों को? जो उसमें उभयनिष्ठ होते हैं। ठीक है, उभयनिष्ठ आयनों का अपनी सतह पर अधिशोषण करते हैं, जिसको बोलते हैं अधिमान्य अधिशोषण। तो अब इसमें देखो, वैद्युत अपघटन की उपस्थिति कारण होता है, या कणों का बहुत छोटा आकार होने के कारण होता है, या विलयन से आयनों का अधिशोषण होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें सभी बच्चे जवाब दे रहे हैं सर विलयन से आयनों का अधिशोषण होता है। वेरी गुड, सही है बिल्कुल। विलयन से आयनों का क्या होता है? अधिशोषण। कोलाइडी कण विलयन में उपस्थित उभयनिष्ठ आयनों को अपनी सतह पर धारण कर लेते हैं, जिसके कारण उन पर क्या आ जाता है? आवेश आ जाता है। log x अपॉन m तथा log p के मध्य सीधी रेखा प्राप्त होगी, जिसका ढाल होगा, बताओ क्या होगा उसका ढाल? log x अपॉन m और log p के मध्य रेखा खींच रहे हैं। देखो, हमने एक क्वेश्चन पढ़ी थी, log x अपॉन m बराबर log 1/n log p। ठीक है, log x अपॉन m बराबर 1/n log p, यही तो इक्वेशन थी जिसको अपन फाइनलिक समीकरण भी कहते हैं। फाइनलिक समीकरण हमने पढ़ी थी, x अपॉन m बराबर k p पर घात 1/n। इसका हमने log कर दिया, तो x अपॉन m का log तो हो गया log x अपॉन m, या k और आएगा log k भी आएगा ना प्लस में, प्लस log k और लिखेंगे हम log k प्लस 1/n log p, ये इक्वेशन है। log x अपॉन m बराबर log k प्लस 1/n log p, यानी y बराबर mx प्लस c टाइप की इक्वेशन है, यानी यह सीधी रेखा है। ठीक है, और जो गुणा में है, यानी 1/n log p के गुणा में, y अक्ष पर तो कौन है? देखो ग्राफ नीचे हम यहाँ पर, तो y अक्ष पर तो कौन आएगा? log x अपॉन m। x अक्ष पर कौन है? log p। ग्राफ खींचेंगे तो log k तो हो गया इसका अंतःखंड, यानी यहाँ से आई रेखा सीधी रेखा आएगी। इसका ढाल किसके बराबर होगा? जो log p के गुणा में, और log p के गुणा में कौन? 1/n। तो ढाल इसका किसके बराबर होगा? 1/n के। समझ में आया सबको? ये देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये इक्वेशन हमने पढ़ी, log ये x अपॉन m बराबर k p पर घात 1/n, जिसको फाइनलिक की इक्वेशन कहते हैं। इसका log किया तो क्या है? log x अपॉन m बराबर log k प्लस 1/n log p, ये आया। ठीक, ये इक्वेशन है, एक सरल रेखा इक्वेशन है। ग्राफ खींचेंगे तो ढाल आएगा 1/n के बराबर, यानी इसका आंसर क्या होगा? 1/n। क्लियर बच्चों? समझ में आ गया सबको? समझ में आया तो यस करके जवाब देंगे। समझ में आया है तो यस करके जवाब देंगे। ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट की तरफ चलें। ऋणावेशित कोलाइड के लिए किसकी स्कंदन क्षमता अधिकतम है?
कोलाइड कौन सा है? ऋणावेशित। ऋणावेशित कोलाइड का हमें स्कंदन करना है। तो इनमें से कौन सबसे अच्छा होगा? यहाँ कौन सा नियम काम करेगा? यह एक नियम काम करता है, हार्डी सुलजे का नियम। कौन सा नियम है? हार्डी सुलजे का नियम। और हार्डी सुलजे का नियम क्या कहता है कि क्या कहता है हार्डी सुलजे का नियम? जिस आयन के कारण अधिशोषण हो रहा है उस आयन की संयोजकता जितनी ज्यादा होगी उसके अधिशोषण करने की क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी, है ना। अब यहाँ ऋणावेशित कोलाइड का स्कंदन कर रहे हैं तो धनायन की आवश्यकता होगी। ध्यान से समझेंगे। हार्डी सुलजे का नियम यही कहता है कि जब किसी पदार्थ के अंदर, जब किसी कोलाइड के अंदर कोई वैद्युत अपघटय पदार्थ डाला जाता है तो वैद्युत अपघटय पदार्थ का धनायन या ऋणायन उसका स्कंदन करता है। अब धनायन या ऋणायन में संयोजकता जितनी ज्यादा होगी इसका मतलब उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। क्योंकि ऋणायन का, ऋणावेशित क्लोराइड का स्कंदन कर रहे हैं तो यहाँ धनायन की आवश्यकता होगी। अब ZnSO4 में धनायन कौन है? Zn, जिस पर कितना आवेश है? +2। Na3PO4 में धनायन कौन है? Na, जिस पर कितना आवेश है? Na+। K4FeCN6 में धनायन कौन है? K, जिस पर आवेश है प्लस। और AlCl3 में धनायन कौन है? Al3+। ठीक है। अब बताओ इनमें सबसे ज्यादा संयोजकता किसकी है? Al3+ की। सबसे ज्यादा संयोजकता Al3+ की है ना। तो इसका मतलब Al3+ इसमें है AlCl3 में, इसका मतलब AlCl3 इन चारों में सबसे अच्छा है, जिसके कारण स्कंदन क्षमता ज्यादा होगी। यानी सबसे ज्यादा स्कंदन क्षमता किसकी होगी? AlCl3। क्लियर बच्चों? समझ में आ गया ना सबको? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए सबको। ये क्वेश्चन आता है ज्यादातर एग्जाम में। सक्रिय आयन की स्कंदन क्षमता किस पर निर्भर करती है? अभी हमने बताया सक्रिय आयन की स्कंदन क्षमता किस पर डिपेंड करती है? आवेश की मात्रा पर। संयोजकता का मतलब आवेश पर डिपेंड करती है। आवेश जितना ज्यादा होगा, संयोजकता जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा स्कंदन क्षमता होगी। यानी इनमें कौन सा आंसर सही है? सी, आवेश की मात्रा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सबको? आकार पर भी डिपेंड नहीं करती, आकृति पर भी डिपेंड नहीं करती, यानी आवेश की मात्रा पर डिपेंड करती है किसी भी आयन की स्कंदन क्षमता। भौतिक अधिशोषण का कौन सा गुण सही है? इनमें भौतिक अधिशोषण की बात करें अपन तो हमने दो तरह के अधिशोषण पढ़े थे, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। अब भौतिक अधिशोषण में पहला देखो, उत्क्रमणीय होता है भौतिक अधिशोषण, बिल्कुल सही है, भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है। दूसरा भौतिक अधिशोषण ऊष्माक्षेपी होता है, ये भी सही है। भौतिक अधिशोषण जब होता है गैस का, ठोस पर अधिशोषण होता है तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ठीक है। तीसरी बात, ताप में कमी के साथ वृद्धि होती है, सही है गलत है ये? जब ताप कम करते हैं तो अधिशोषण में वृद्धि होती है, ये सही है क्या? सही है बिल्कुल। भौतिक अधिशोषण निम्न ताप पर होता है, ताप बढ़ाते हैं तो भौतिक अधिशोषण में क्या आती है? कमी। यानी ताप कम होगा तो भौतिक अधिशोषण ज्यादा होगा। उपरोक्त सभी यानी तीनों के तीनों ही सही हैं, इसका मतलब क्या आंसर आएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, समझ में आ गया सबको? तो तीनों बातें होती हैं, उत्क्रमणीय भी है, ऊष्माक्षेपी भी है और कम ताप पर होता है। यानी ताप कम है तो इसमें ज्यादा होगा भौतिक अधिशोषण। अधिशोषण क्या है? अधिशोषण तो पढ़ा है हम सब ने। अधिशोषण का मतलब तो सभी जानते हैं। क्या होता है अधिशोषण? किसी पदार्थ का ठोस या द्रव की सतह के ऊपर एकत्रित होना, ठोस या द्रव की सतह के ऊपर जमा होना अधिशोषण है। यानी अधिशोषण पृष्ठ पर होता है। ठीक है, तो अधिशोषण अणुसंख्यक गुण है? नहीं। अधिशोषण ऑक्सीकरण प्रक्रिया है? नहीं। अधिशोषण पृष्ठीय घटना है? बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही क्या है? सही क्या है कि पृष्ठीय घटना है। सही क्या है? अधिशोषण कैसी घटना है? एक पृष्ठीय घटना है, सतह पर होता है अधिशोषण, है ना, पृष्ठ पर होने वाली घटना। अणुसंख्यक गुण तो किसमें पाया जाता है? अणुसंख्यक गुण तो किस पर डिपेंड करता है? विलय के कणों की संख्या पर। हमने पढ़ा है ना अणुसंख्यक गुण, किसी भी विलयन का अणुसंख्यक गुण उसमें उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर डिपेंड करता है। अणुसंख्यक गुण तो विलयन का गुण है जो कणों की संख्या पर डिपेंड करता है ना। इसमें हमने पढ़ा था वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन, हिमांक अवनमन, क्वथनांक घूर्णन, परासरण दाब। ठीक है बेटा, तो ये अणुसंख्यक। ऑक्सीकरण सभी जानते हैं, अपचयन सभी जानते हैं। तो ये कौन सी घटना है? पृष्ठीय घटना है।
ये ध्यान रखना है। निम्न में से किस विधि के द्वारा कोलाइड नहीं बनता है? कोलाइड बनाने की विधि कौन सी नहीं है इनमें से? हमने कोलाइड बनाने की कई विधियां पढ़ी, तो इनमें से कौन सी विधि है जिससे कोलाइड नहीं बनता? पैप्टीकरण के द्वारा क्लोराइड बनता है, द्विक अपघटन के द्वारा क्लोराइड बनता है, वैद्युत परिक्षेपण के द्वारा बनता है। अवक्षेपण के द्वारा बनता है क्या क्लोराइड? नहीं, अवक्षेपण के द्वारा क्लोराइड नहीं बनता है। पैप्टीकरण के द्वारा, सबको पता है पैप्टीकरण का मतलब क्या है? किसी भी पदार्थ का ताजा अवक्षेप लेते हैं और ताजा अवक्षेप में कोई वैद्युत अपघटन पदार्थ मिला करके उसको परीक्षण माध्यम में हिला देते हैं तो क्लोराइड बन जाता है, उसको बोलते हैं पैप्टीकरण या पैप्टन भी कहते हैं प्रक्रिया को, है ना। द्विक अपघटन जो केमिकल रिएक्शन के द्वारा होता है, दो पदार्थों के आपस में अभिक्रिया करवाई जाती है तो क्लोराइड बन जाता है, वहां दोनों पदार्थों का अपघटन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं द्विक अपघटन, है ना, डबल डिकम्पोजिशन कहते हैं इसको। वैद्युत परीक्षण, वैद्युत परिक्षेपण के द्वारा किसी भी धातु का क्लोराइड बना सकते हैं, सोने का, चांदी का, प्लेटिनम का, है ना, इनका क्लोराइड इस विधि के द्वारा ही बनाया जाता है। इस विधि को बोलते हैं ब्रैडिग आर्क विधि। पढ़िए हमने ब्रैडिग आर्क विधि, तो ब्रैडिग आर्क विधि को बोलते हैं वैद्युत परिक्षेपण, जिसके द्वारा अपन सोना, चांदी, प्लेटिनम का क्लोराइड बना सकते हैं। इन सभी विधियों के द्वारा अपन क्लोराइड बनाते हैं, अवक्षेपण के द्वारा क्लोराइड नहीं बनाते। समझ में आ गया सबको? सबको समझ में आ गया बेटा? कोई दिक्कत है तो बताएंगे, किसी को भी कोई दिक्कत है तो बोल सकता है बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकते नहीं है? यहां तक सबको समझ में आ गया? आगे चलो, चले आगे, ठीक है। कोलाइड विलयन से प्रकाश गुजरने पर निम्न में से कौन सा प्रभाव होगा? अगर कोलाइड विलयन में से प्रकाश को गुजारा जाए तो कौन सा प्रभाव होगा इनमें से? धनकण संचलन होगा, या टिंडल प्रभाव होगा, या वैद्युत परासरण होगा, या संकुलन होगा? इन चारों में से क्या होगा? क्या होगा? देखो, कोलाइड विलयन से प्रकाश गुजारते हैं तो प्रकाश का पथ हमें स्पष्ट दिखाई देने लग जाता है, यानी प्रकाश के द्वारा कोलाइडीकरण का प्रकीर्णन होने लगता है, जिस घटना को बोलते हैं टिंडल प्रभाव। यानी क्या होगा यहाँ पर? टिंडल प्रभाव होगा। कोलाइड में से प्रकाश गुजराते हैं तो टिंडल प्रभाव दिखाई देता है, ठीक है। सुक्रोज किस एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज में परिवर्तित होता है? सुक्रोज का ग्लूकोज में परिवर्तन कौन सा एंजाइम करता है इन तीन में से? एमाइलेज, इन्वर्टेज या जाइम? कौन सा एंजाइम करता है? देखो, एमाइलेज एंजाइम क्या करता है पता है सबको? एमाइलेज, इन्वर्टेज क्या करता है, जाइमेज क्या करता है? तो इन तीनों में से कौन सा है जो सुक्रोज को ग्लूकोज में बदल देता है? सुक्रोज का ग्लूकोज में परिवर्तन कौन सा एंजाइम करता है? इन्वर्टेज एंजाइम। कौन सा करता है? इन्वर्टेज एंजाइम। जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदलता है। जाइमेज तो क्या करता है? ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदलता है। ग्लूकोज का एथिल अल्कोहल में परिवर्तन करना है तो जाइमेज एंजाइम को काम में लेंगे, ठीक है। इन्वर्टेज एंजाइम का काम है सुक्रोज को ग्लूकोज में तोड़ना। सुक्रोज को तोड़ देता है किसमें? ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में। सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में तोड़ता है तो वो कौन सा एंजाइम है? इन्वर्टेज एंजाइम। ये ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। विलयन जिसमें कणों का प्रकीर्णन होता है, कौन सा विलयन है जो कणों का प्रकीर्णन करता है? निलंबन करता है, या कोलाइड करता है, या आदर्श विलयन करता है, या इनमें से कोई नहीं करता है? प्रकीर्णन कौन करता है? कोलाइड। जो कोलाइडी कण होते हैं ना वही प्रकीर्णन करते हैं, निलंबन भी नहीं करता और आदर्श विलयन भी नहीं करता है। कौन करता है? कोलाइडी कण। हमने पढ़ा है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव में क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, जिसके कारण ही तो टिंडल प्रभाव दिखाई देता है, ठीक है। वेरी गुड। उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, क्यों? जल्दी बताएंगे। उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को क्यों बढ़ा देता है? उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को क्यों बढ़ा देता है? साम्य स्थिरांक को कम करता है, या दहली ऊर्जा को कम करता है, या सक्रियण ऊर्जा को कम करता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सभी बच्चे, ज्यादातर बच्चे सक्रियण ऊर्जा को कम
करता है, ऐसा जवाब दे रहे हैं। यानी सामने स्थिरांक को कम करके भी नहीं करता, दहली ऊर्जा को कम नहीं करता। सक्रियण ऊर्जा, उत्प्रेरक का काम ही क्या है? उत्प्रेरक क्या करता है? अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा कम होने के कारण ही अभिक्रिया के वेग में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो उत्प्रेरक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम करता है, जिसके कारण अभिक्रिया वेग में क्या होती है? वृद्धि होती है। हमने पढ़ा है उत्प्रेरक, उत्प्रेरक हमने ग्राफ खींचा, अभिक्रिया वेग और अभिक्रिया प्रगति के बीच में ग्राफ खींचते हैं। ये अभिकारक की ऊर्जा है, तो ऊपर जाता अभिकारक, फिर उत्पाद की तरफ आता है। यहाँ बन गया प्रोडक्ट, यहाँ है रिएक्टेंट। लेकिन जब इसमें उत्प्रेरक डाल देंगे तो उत्प्रेरक क्या करता है? अभिक्रिया को दूसरे रास्ते से, यानी ऐसे रास्ते से लेकर के जाता है उत्पाद की तरफ, जिसके लिए सक्रियण ऊर्जा का मान क्या होता है? कम। तो सक्रियण ऊर्जा कम हो जाती है। ठीक है, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा बहुत ज्यादा इतनी है, लेकिन उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा में क्या आ गई? कमी। अब घट करके सक्रियण ऊर्जा कितनी रह गई? इतनी रह गई। सक्रियण ऊर्जा को घटा लेता है उत्प्रेरक, ठीक है, जिसके कारण अभिक्रिया के वेग में क्या होती है? वृद्धि। पता है नहीं, ग्राफ हमने पढ़ा है ग्राफ। नेक्स्ट देखो, द्रव स्नेही सोल के लिए सत्य क्या है? द्रव स्नेही सोल के लिए सब में से सही बात बतानी है। द्रव स्नेही सोल अनुत्क्रमणीय होते हैं, सही है गलत है ये बात? द्रव स्नेही सोल अनुत्क्रमणीय होते हैं, ये बात सही है गलत है? गलत है। प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम में आकर्षण होता है, सही है गलत है? हाँ, आकर्षण होता है यहाँ पर। वैद्युत अपघटन की कम मात्रा से अवक्षेपित किए जा सकते हैं, सही है गलत है? गलत है। वैद्युत अपघटन के द्वारा अवक्षेपण तो हो जाएगा, लेकिन ज्यादा मात्रा से, कम मात्रा से नहीं होगा, है ना? ज्यादा मात्रा में लाने से होता है। ठीक, तो सही कौन सा है इसमें? ये प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के बीच में क्या होता है? आकर्षण, इसलिए इसको बोलते हैं अपन द्रव स्नेही। इसीलिए तो कहते हैं आकर्षण के कारण आकर्षण होता है यहाँ पर। ठीक है, द्रव स्नेही सोल के लिए सत्य है, ये तो ही गया। निम्नलिखित में से फिटकरी का प्रयोग है, निम्नलिखित में से फिटकरी का प्रयोग है, क्या काम आती है फिटकरी? विस्फोटक बनाने के काम में आती है, या कपड़ों का विरंजन करती है, या पेयजल का शोधन करती है? विस्फोटक भी नहीं बनता इससे, कपड़ों का विरंजन भी नहीं होता इससे। इससे क्या करते हैं अपन? पेयजल का शोधन करते हैं। पानी में यदि अशुद्धियां उपस्थित हैं, मिट्टी आदि पदार्थ उपस्थित है, पानी पीने के योग्य नहीं है, तो उसमें फिटकरी डाल देते हैं। तो फिटकरी डालने से क्या होता है? पानी पीने के योग्य हो जाता है। उसमें उपस्थित जो अशुद्धियां है ना, उनका स्कंदन होता है, सारी अशुद्धियां नीचे जाकर के बैठ जाती हैं, है ना? नीचे जाकर के अवक्षेपित हो जाएंगी, पानी शुद्ध हो जाएगा, पीने लायक हो जाएगा। ठीक है, NaCl, AlCl3 और BaCl, इनकी स्कंदन क्षमता का क्रम बताना है। देखो NaCl, AlCl3, BaCl2 में किसकी स्कंदन क्षमता सब ज्यादा है? तो मैंने कहा स्कंदन क्षमता डिपेंड करती है आयनों की संयोजकता पर, आयन पर उपस्थित आवेश। ठीक है, यहाँ देखो ऋणायन तो तीनों में सेम है, यहाँ Cl- है, यहाँ Cl- है, यहाँ पर भी Cl। तो ऋणायन के कारण तो इनमें अपन अंतर कर ही नहीं सकते, क्योंकि ऋणायन तो तीनों में ही समान है। ऋणायन के कारण अंतर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, ऋणायन तो तीनों में ही समान है। तो धनायन देखो, NaCl में धनायन कौन है? Na प्लस। AlCl3 में कौन है? Al3 प्लस। और BaCl2 में धनायन कौन है? Ba2 प्लस। आप देखो इनमें सब ज्यादा किसकी होनी चाहिए? फिर सभी बच्चे सही जवाब दे रहे हैं कि सब 2 नंबर, यानी बी सही है। ठीक है, बी सही है बिल्कुल, क्योंकि Al+3 सबसे ज्यादा इसमें, Ba+2 उससे कम है, और Na+3 सबसे कम। तो संयोजकता देखनी है आपको। जब भी स्कंदन क्षमता के क्रम की बात की जाएगी तो हमें क्या देखनी है? संयोजकता देखनी है। धनायन और ऋणायन की संयोजकता को ध्यान में रख करके ही हम इनकी स्कंदन क्षमता का क्रम बताएंगे। ठीक है, समझ में आ गए? यहाँ तक तो यस करके जवाब देंगे, फिर चलते हैं अपन आगे। यहाँ तक के सभी प्रश्न सबको समझ में आ गए? वेरी गुड, वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ गया। ठीक है, ओके ओके।
कोलाइड पर उपस्थित आवेश को नष्ट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? कोलाइड पर आवेश है और उसको हमें खत्म करना है। देखो हमने पढ़ा है कि कोलाइडी कणों पर उपस्थित आवेश को अगर नष्ट कर दिया जाए तो कोलाइड का स्कंदन हो जाता है। कोलाइड पर आवेश होता है, इसीलिए तो कोलाइड स्थायी रहते हैं, इसीलिए तो कोलाइड कण दूर दूर रहते हैं। लेकिन यदि उन पर आवेश नष्ट कर देंगे तो कोलाइड का स्कंदन होता है। अब आवेश को नष्ट कैसे कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन के द्वारा कर सकते हैं, या वैद्युत अपघट्य के द्वारा कर सकते हैं, या धनायन के द्वारा कर सकते हैं, किसी यौगिक के द्वारा कर सकते हैं। तो इनमें सबसे सही आंसर क्या है? क्या है? वैद्युत अपघट्य मिलाकर। वैद्युत अपघट्य को अगर मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा? स्कंदन हो जाएगा, यानी आवेश नष्ट हो जाएगा। तो इन चारों में से सबसे सही आंसर क्या है? वैद्युत अपघट्य को मिलाने से आवेश को नष्ट किया जा सकता है। आइसक्रीम बनाने में जिलेटिन का उपयोग किया जाता है, क्यों? देखो ये क्वेश्चन, आइसक्रीम को बनाने में जिलेटिन, जिलेटिन क्या है यहाँ पर? जिलेटिन होता है रक्षी कोलाइड। कैसा कोलाइड है जिलेटिन? रक्षी कोलाइड, जिसको अपन कहते हैं द्रव स्नेही कोलाइड। कैसा कोलाइड है? द्रव स्नेही, लियोफिलिक बोलते हैं जिसको। ये द्रव स्नेही कोलाइड है, और द्रव स्नेही कोलाइड ही रक्षी कोलाइड होते हैं, प्रोटेक्टिव कोलाइड होते हैं। अगर इनको अपन किसी द्रव विरोधी कोलाइड में डाल देते हैं तो ये क्या करते हैं? उसका स्कंदन होने से रक्षा करते हैं। अब आइसक्रीम एक द्रव विरोधी कोलाइड है। आइसक्रीम, अब आइसक्रीम में अपन जिलेटिन क्यों डालेंगे? समझ में आ गया होगा सबको। कोलाइड बनाने से रोकने के लिए नहीं, कोलाइड को स्थायी करने के लिए तथा क्रिस्टल को बनने से रोकने के लिए। बिल्कुल सही। मिश्रण को स्थायी करने के लिए, सुगंधित करने के लिए। सुगंधित करने के लिए भी नहीं डालते हैं, और मिश्रण को स्थायी, यहाँ कोलाइड बन रहा है, ये बात रही है कि स्थायी करते हैं, स्कंदन रोकने की कोशिश करते हैं, तो ये मिश्रण को स्थायी करने के लिए हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ज्यादा सटीक आंसर क्या आएगा? कोलाइड। कोलाइड लिखा हुआ है ना, यहाँ मिश्रण नहीं। ठीक है, तो कोलाइड को स्थायी करने के लिए, क्रिस्टल बनने से रोकने के लिए, तो ज्यादा उपयुक्त आंसर होगा ये वाला। कोलाइड को स्थायी करने के लिए और क्रिस्टल को बनने से रोकने के लिए। कोलाइड को स्थायी भी करता है और आइसक्रीम में क्रिस्टल भी नहीं बनने देता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये ध्यान रखेंगे, आइसक्रीम में जिलेटिन का उपयोग क्यों किया जाता है। दुर्गेश, ये क्वेश्चन गलत किया है तूने, है ना? वैसे तेरा अटेम्प्ट सही था, नीचे वाले भी तूने कोशिश की थी, सही आंसर तक पहुंच गया था, लेकिन ज्यादा सही आंसर है कोलाइड को स्थायी करने के लिए और क्रिस्टल को बनने से रोकने के लिए। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया यहाँ तक? अब देखो आगे चलते हैं हम। भौतिक अधिशोषण के संदर्भ में किए गए कथनों में से कौन सा असत्य है? भौतिक अधिशोषण के लिए इनमें से गलत आंसर कौन सा है, यानी सही कौन सा नहीं है? असत्य कह रहा है, कौन सा असत्य है जो सही नहीं है? अधिक सरलता से द्रवित होने वाली गैसें सरलता से अधिशोषित हो जाती है। सही है गलत है? ये सही है, क्योंकि अधिक सरलता से जिन गैसों का द्रवीकरण, जो गैसें जितनी आसानी से द्रव में होती है ना, उनका उतना ही अच्छा भौतिक अधिशोषण होता है। ये बात सही है। उच्च दाब पर अधिशोषण बहुआण्विक परत बना देता है। बिल्कुल सही है, उच्च दाब बढ़ा देंगे तो बहुआण्विक परत बन जाती है इसमें, भौतिक अधिशोषण में। ठीक है, अधिशोषण की एंथैल्पी कम होती है और धनात्मक होती है। कम तो सही है, लेकिन धनात्मक नहीं होती, ये गलत कर दिया इसमें। धनात्मक नहीं होगी, नेगेटिव ही रहेगी, क्योंकि भौतिक अधिशोषण उष्माक्षेपी होता है। भौतिक अधिशोषण कैसा होता है? उष्माक्षेपी। यहाँ पर ऊर्जा मुक्त होती है, और मुक्त होती है तो नेगेटिव होगा, धनात्मक नहीं होगा। तो अधिशोषण एंथैल्पी कम है, सही है, लेकिन धनात्मक नहीं होती, ये गलती होगी, तो ये वाला गलत है। ठीक है, और यह वान डेर वाल बलों के कारण होता है। वान डेर वाल बल बनाता है ना भौतिक अधिशोषण जब होता है, तो गैस और ठोस के बीच में बनता है वान डेर वाल बल। तो ये भी सही है। तो गलत क्या है यहाँ पर? अधिशोषण एंथैल्पी कम है और धनात्मक, ये सही आंसर है। यानी ये असत्य है, यही पूछा है कि मैं असत्य कौन सी असत्य है, और ये सही आंसर है। ठीक है, तो सी सही आया। समझ में आ गया सबको? ठीक है बच्चों, फ्राइडलिक अधिशोषण समताप को निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। फ्राइडलिक की समीकरण कौन सी है इनमें फ्राइडलिक समीकरण कौन सी है? x/m = kp/1/n।
बताया था अभी मैंने, x/m बराबर k p पर घात 1 होता है। यही है प्रायोगिक की समता की समीकरण। तेलों का हाइड्रोजनीकरण करने में कौन सा उत्प्रेरक काम में लेते हैं सामान्यतः? कौन सा लेते हैं? तेल का हाइड्रोजनीकरण। तेल का हाइड्रोजनीकरण मतलब तेल में हाइड्रोजन गैस पास करते हैं तो बन जाता है वनस्पति घी। वनस्पति घी बनाने के लिए तेल का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा उत्प्रेरक काम में लिया जाता है? निकिल। कौन काम में लेते हैं यहाँ पर? निकिल का यूज करते हैं, है ना। भौतिक अधिशोषण में अधिशोष्य और अधिशोष्य के बीच में, अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच में कौन सा बंध बनता है? अभी बताया था मैंने, वान डेर वाल बंध बनता है या वैरुत बल बनता है या रासायनिक बंध बनता है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। वेरी गुड, सभी बच्चे जवाब दे रहे हैं कि वान डेर वाल बंध। ये ऊपर वाला सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। सही आंसर है वान डेर वाल बंध बनते हैं। रासायनिक बंध बनते हैं किसमें? रासायनिक अधिशोषण। किस विधि के द्वारा कोलाइड विलयन, किस विधि के द्वारा कोलाइड विलयन का शुद्धिकरण किया जाता है? कौन करता है कोलाइड का शुद्धिकरण? अपोहन के द्वारा करते हैं या पैप्टीकरण के द्वारा करते हैं या यांत्रिक परिक्षेपण के द्वारा करते हैं या ऑक्सीकरण के द्वारा करते हैं? कोलाइड का शोधन किस विधि के द्वारा करते हैं? बताओ जल्दी। वेरी गुड, अपोहन करते हैं। कोलाइड का शोधन करने के लिए क्या करते हैं? अपोहन। पैप्टीकरण से कोलाइड बनाते हैं, यांत्रिक परिक्षेपण से भी कोलाइड बनाते हैं और ऑक्सीकरण से भी कोलाइड बनाते हैं। तो क्या कर देंगे उसका? अपोहन। क्या करेंगे बच्चों? अपोहन करते हैं। अपोहन के द्वारा कोलाइड का शोधन किया जाता है। अपोहन का मतलब क्या है पता ही सबको? एक जानता झिल्ली का बैग बनाते हैं, उस बैग के अंदर कोलाइड को भर देते हैं और कोलाइड को जल से भरे पात्र में लटका देते हैं। इसमें पानी चलता रहता है तो कोलाइड में उपस्थित जो वैल्यूतत्वीय पदार्थों की अशुद्धियां होती हैं वो मिश्रित होकर के पानी में आ जाती हैं और कोलाइड शुद्ध हो जाता है। ठीक है। वह कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षेपण माध्यम तो है गैस, माध्यम क्या है? गैस, और प्रावता क्या है? ठोस। माध्यम तो है गैस और प्रावता क्या है? ठोस। ठोस किसमें बोलते हैं? गैस के अंदर। उसको क्या कहेंगे अपन? देखो सोल का मतलब तो क्या है? सोल में तो क्या होता है? द्रव, और द्रव में क्या होता है? ठोस, तो है सोल। एरोसोल में क्या होता है? गैस, और गैस में ठोस भी हो सकता है, गैस में द्रव भी हो सकता है। जब एयर यानी गैस माध्यम होती है तो उसको एरोसोल बोलते हैं। यही कह रहा है कि गैस माध्यम है तो ये एरोसोल हो जाएगा। समझ गए? तो इसका सही आंसर क्या है? एरोसोल। ठोस झाग, ठोस झाग, झाग कब होता है? जब गैस किसमें होती है? द्रव में, तो बनते हैं झाग। और जैल कब बनती है? जब द्रव के अंदर, ठोस के अंदर कौन आ जाए? द्रव, तो उसको बोलेंगे तो जैल। तो यह सही आंसर है एरोसोल। जब गैस में ठोस आए तो उसको हम एरोसोल कहते हैं। जैल का उदाहरण कौन है इनमें? इनमें जैल का उदाहरण क्या है? जैल साबुन है या पनीर है या दूध है या कोहरा है? साबुन तो नहीं है। साबुन। पनीर है क्या? सही, पनीर आएगा इसमें। दूध तो पायस होता है। कोहरा पता ही है, कोहरा एरोसोल है। एयर के अंदर द्रव होता है तो कोहरा बनता है, द्रव के अंदर द्रव होता है तो दूध बनता है, ठोस के अंदर द्रव होता है तो बनता है पनीर। ठीक है। साबुन एक मिसेल का निर्माण करने वाला कोशिक होता है। ठीक है। प्रकाश पुंज को कोलाइड विलयन से गुजारने पर वह परावर्तित होता है। प्रकाश पुंज को कोलाइड विलयन से गुजारते हैं तो किसमें बदलता है वो? सॉरी, क्या होता है? प्रकाश पुंज को कोलाइड में गुजारते हैं, परावर्तन होता है या प्रकीर्णन होता है या सीधे गुजर जाता है या पूर्णतः अवशोषित हो जाता है? क्या होता है? प्रकीर्णन। क्या होता है? प्रकीर्णन। जब प्रकाश को कोलाइड में से गुजारते हैं तो प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं कोलाइड का। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडिक तंत्र संभव नहीं है? कौन सा नहीं बनता? ठोस का ठोस में नहीं बनता, या गैस का गैस में नहीं बनता, या ठोस का द्रव में नहीं बनता, या गैस का द्रव में? देखो ठोस का ठोस में कोलाइड बनता है, गैस का गैस में कोलाइड नहीं बनता है, ये ध्यान रखिए। ठोस में द्रव का भी बनता है और गैस में द्रव का भी। तो कौन सा नहीं बनता है? गैस का गैस में कोलाइड नहीं बनता है। ठीक है ना। गैस का गैस में बनता है वास्तविक विलयन। गैस का गैस में कैसा विलयन बनेगा? वास्तविक विलयन।
कोलाइड नहीं बनेगा। अवक्षेप से कोलाइड प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? अवक्षेप से कोलाइड बनाने की विधि क्या कहलाती है? अभी बताया था मैंने, किसी पदार्थ का ताजा अवक्षेप ले लेते हैं, उसमें वैद्युत अपघटन मिला दें और फिर उसको परीक्षण माध्यम में मिलाकर हिला दें तो कोलाइड बन जाता है। उस विधि को बोलते हैं क्या? पेप्टीकरण। क्या कहते हैं उसको? पेप्टीकरण या पेप्टन या पेप्टाइजेशन। ठीक है, तो ये पेप्टाइजेशन है। कोलाइड की अवक्षेपण होने की घटना क्या कहलाती है? कोलाइड का जब अवक्षेपण हो जाता है, कोलाइड नीचे बैठ जाता है, तो घटना क्या कहते हैं? पेप्टीकरण तो नहीं कहते, अपवहन भी नहीं कहते, क्या कहते हैं उसको? स्कंदन। कोलाइड का अवक्षेपित होना क्या कहलाता है? कोलाइड का स्कंदन कहलाता है। स्वर्ण सोल को प्राप्त किया जा सकता है। सोने का कोलाइड बनाना है तो कौन सी विधि के द्वारा बनाएंगे? ऑक्सीकरण के द्वारा बनाएंगे या अपचयन के द्वारा बनाएंगे या ब्रैडी-गार्थ विधि के द्वारा बनाएंगे या स्कंदन के द्वारा? धातु, सोना, चांदी, प्लेटिनम के कोलाइड कौन सी विधि से बनाए जाते हैं? ब्रैडी-गार्थ विधि से। तो सोने का कोलाइड कौन सी विधि से बनाएंगे अपन? ब्रैडी-गार्थ से। ऑक्सीकरण के द्वारा कोलाइड बनाए जाते हैं। अपचयन के द्वारा भी बना सकते हैं, सोने का कोलाइड बनाए जाते हैं। AuCl3 का उपयोग करके बनाते हैं। AuCl3 का अपचयन कर देते हैं फॉर्मेल्डिहाइड HCHO जल से, तो सोने का क्लोराइड बनता है। लेकिन यहाँ पर धातु से बनाएंगे, स्वर्ण सोल बनाए, और इनमें से ब्रैडी-गार्थ विधि अगर आ गई तो वो ही सबसे सही मानी जाएगी, क्योंकि ब्रैडी-गार्थ विधि ही मेनली स्पेशल तौर पर सोने, चांदी, प्लेटिनम का क्लोराइड बनाने की यूज में ली जाती है। तो बच्चों ने अपचयन लिखा है, लेकिन अपचयन के द्वारा बना सकते हैं, उन्होंने सही सोचा है, लेकिन अपचयन के द्वारा अपन और दूसरे क्लोराइड भी बना सकते हैं, AuCl3 से बना सकते हैं, ताकि ब्रैडी-गार्थ आ गई तो ब्रैडी-गार्थ को ही सही माना जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से द्रव स्नेही क्लोराइड कौन सा है? निम्नलिखित में से द्रव स्नेही क्लोराइड कौन सा है? द्रव स्नेही की बात करेंगे। सिल्वर कैसा है? द्रव विरोधी, ये गलत है। स्टार्च कैसा है? ये द्रव स्नेही। गंधक कैसा है? द्रव विरोधी। कार्बन कैसा है? द्रव विरोधी। तो क्या है इसमें? स्टार्च। देखो धातु सल्फाइड, इनके जो क्लोराइड होते हैं ना वो द्रव विरोधी होते हैं। इसके अलावा स्टार्च है, प्रोटीन है, गोंद है, ये सब कैसे क्लोराइड है? द्रव स्नेही क्लोराइड। ऋणावेशित क्लोराइड है आर्सेनिक सल्फाइड का, AH2S3 का ऋणावेशित क्लोराइड है। इसको स्कंदित करने के लिए इनमें से कौन सा पदार्थ सबसे अच्छा है? अधिकतम स्कंदित करने वाली क्षमता इन चारों में से किसकी सबसे ज्यादा क्षमता है? जल्दी बताएंगे। वेरी गुड, AlCl3 पहला आंसर बता रहे हैं। सही है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो ऋणावेशित क्लोराइड है तो धनायन का आवेश देखना है। AH2S3 साफ साफ लिखा हुआ ऋणावेशित, तो यहाँ धनायन की बात करें तो यहाँ +3 है, यहाँ धनायन की बात करें तो Na+ है, यहाँ धनायन की बात करें तो Ca2+ है, और यहाँ धनायन की बात करें तो K+। तो इन चारों धनायनों में से सबसे ज्यादा आवेश कहाँ पर है? Al3+। और हमने पढ़ा है हार्डी सूर्य का नियम यही कहता है कि धनावेश पर या ऋणावेश पर संयोजकता जितनी ज्यादा है, इसका मतलब उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। यदि परीक्षित प्रावस्था द्रव और परीक्षेपण माध्यम ठोस है तो इस तरह के क्लोराइड को क्या कहते हैं अपन? माध्यम तो है ठोस और प्रावस्था क्या है? द्रव। माध्यम ठोस है, प्रावस्था द्रव है। डिस्पर्सन मीडियम, बताओ क्या आएगा? तो है सॉलिड, मीडियम सॉलिड है। और डिस्पर्सन फेज क्या है यहाँ पर? लिक्विड, द्रव। तो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा जेल। क्या बोलेंगे उसको अपन? जेल बोलेंगे। ठीक है। फिटकरी अशुद्ध जल को शुद्ध कर देती है। हमने पढ़ा है कि फिटकरी को अगर अशुद्ध पानी में डाल देते हैं तो वो क्या करती है? शुद्ध जीव को नीचे बैठा देती है, उनका अवक्षेपण कर देती है, उनका स्कंदन कर देती है। तो क्या करती है फिटकरी? स्कंदन करती है, अवशोषण भी नहीं करती, अधिशोषण भी नहीं करती, अपरोहन भी नहीं करती। क्या करती है? स्कंदन। तो स्कंदन के द्वारा ही फिटकरी जल को क्या करती है? शुद्ध करती है। तो यहाँ आंसर क्या आएगा? स्कंदन हुआ।
निम्नलिखित में से कौन सा जियोलाइट का एग्जाम्पल? इनमें से जियोलाइट कौन सा है? बेरियम कार्बोनेट नहीं, ZSM5 ये सही है, ये भी नहीं है, ये क्या आएगा? ZSM5 आएगा, पता है ना? ZSM5 जिसका उपयोग एल्कोहल का निर्जलीकरण करने में किया जाता है। ये एल्कोहल को निर्जलीकरण करके और हाइड्रोकार्बन में बदल देता है। हाइड्रोकार्बन का मिश्रण प्राप्त होता है जिससे गैसोलीन बनाते हैं, और गैसोलीन का उपयोग करते हैं ईंधन के लिए। तो ZSM5 का उपयोग भी आता है एग्जाम में। सक्रिय कास्ट कोयला, कास्ट कोयला है सक्रिय, उसको एसिटिक अम्ल के विलयन में डाल देते हैं, एसिटिक अम्ल का अधिशोषण कर देता है वो। कास्ट कोयला एसिटिक अम्ल का अधिशोषण कर देता है विलयन में। तो यहाँ एसिटिक अम्ल क्या है? अधिशोषक है या अवशोषक है या अधिशोष्य है? अधिशोषी है या अधिशोष्य? क्या है सही आंसर? कास्ट कोयला पर एसिटिक अम्ल का अधिशोषण हो रहा है, कास्ट कोयला पर एसिटिक अम्ल का, तो जिस पर अधिशोषण हो रहा है वो तो अधिशोषक, ठीक है? यहाँ अवशोषण हो ही नहीं रहा, तो ये अधिशोषक, एसिटिक अम्ल अधिशोषक तो नहीं है। अधिशोषक कौन है यहाँ पर? सक्रिय जाल, तो ये अवशोषक भी नहीं है, अधिशोषी कुछ होता ही नहीं है, अधिशोष्य आएगा, ठीक है? जिसका अधिशोषण होता है उसे क्या कहते हैं? अधिशोष्य। जिसका अधिशोषण होता है वो क्या कहलाता है? अधिशोष्य। तो यहाँ पर अधिशोष्य कौन है? यहाँ पर अधिशोष्य कौन है बच्चों? समझ में आ रहा है? अधिशोष्य कौन है यहाँ पर? एसिटिक अम्ल, यानी एसिटिक अम्ल क्या है यहाँ पर? अधिशोष्य है, ठीक है? पदार्थों से रंगीन पदार्थों को हटाने के लिए सक्रिय चालकों का उपयोग करते हैं। ये कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? जैसे हमने देखा था कि जो शर्करा का विलयन होता है उसमें रंगीन अशुद्धियां पाई जाती हैं, तो शर्करा के विलयन से उपस्थित रंगीन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्या करते हैं? उन्हें जानतर चारकोल की परतों के ऊपर से प्रवाहित किया जाता है। तो वो क्या करता है? अशुद्धियों को अपने अंदर अधिशोषित कर देता है। तो अधिशोषण है, एब्जॉर्प्शन करता है। तो अशुद्धियों को हटाने के लिए सक्रिय चारकोल का उपयोग करते हैं। चारकोल क्या है? अधिशोषक, तो वो अधिशोषण करेगा, ऑक्सीकरण नहीं करेगा, ऑक्सीजन नहीं करेगा, विरंजन तो होगा लेकिन किसके द्वारा? अधिशोषण। तो ये अधिशोषण होगा। सक्रिय चारकोल विलयन में उपस्थित रंगीन अशुद्धियों को अपने सतह पर क्या कर लेता है? अधिशोषित कर देता है, ठीक है? कोलाइडी कणों पर आवेश का कारण क्या है? कोलाइडी कण आवेश का कारण क्या है? विलयन से आयनों का अधिशोषण करता है। कोलाइडी कण आवेश क्यों आता है कोलाइडी कणों पर? क्योंकि वो विलयन में उपस्थित आयनों को अपनी सतह पर अधिशोषित कर देता है। अक्रिय गैसें अधिशोषित होती है किसके द्वारा? अक्रिय गैसों का अधिशोषण किसके द्वारा होता है? जो हमने पढ़ा था, अक्रिय गैसों को अगर पृथक करना है, बहुत सारे अक्रिय गैसें साथ साथ मिश्रण है उनका, तो उनको हमें अलग अलग करना है, तो हम किसका उपयोग करते हैं? सक्रिय चालकों का। किसका उपयोग करते हैं? सक्रिय। इसका भी उपयोग नहीं करते, इसका भी नहीं करते, इसका भी नहीं करते। किसका उपयोग करते हैं? सक्रिय नारियल चालकों। ये भी जानने में सक्रिय चारकोल किसका है? नारियल का। तो सक्रिय नारियल चारकोल का उपयोग करके अक्रिय गैसों को पृथक किया जाता है, क्योंकि सक्रिय नारियल चारकोल पर अलग टेम्परेचर पर अधिशोषण होता है। अक्रिय गैसों का अधिशोषण अलग अलग टेम्परेचर, किसी का कम टेम्परेचर होता है, किसी गैस का अधिक टेम्परेचर होता है, जिसके द्वारा हम इनको क्या करते हैं? पृथक करते हैं। सक्रिय चारकोल पर इनमें से सबसे ज्यादा अधिशोषित होने वाली गैस कौन? देखो, गैस का अधिशोषण डिपेंड करता है गैस के द्रवीकरण। जिस गैस का द्रवीकरण जितना आसानी से होगा उसका अधिशोषण उतना ही ज्यादा। और गैस का द्रवीकरण सबसे आसानी से कब होगा? जब उसका क्रांतिक ताप ज्यादा होगा। जिसका क्रांतिक ताप ज्यादा है उसका द्रवीकरण उतनी आसानी से होगा, और उसका द्रवीकरण जितनी आसानी से हो जाएगा उसका अधिशोषण उतनी आसानी से हो जाएगा। समझ गए? तो जिसका क्रांतिक ताप ज्यादा है उसका अधिशोषण ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसका द्रवीकरण सरलता से होता है। तो द्रवीकरण और द्रवीकरण डिपेंड करता है क्रांतिक ताप पर, ठीक है? क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ता है, द्रवीकरण भी बढ़ता है, ये ध्यान रखें। क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ेगा, द्रवीकरण बढ़ता जाएगा, और द्रवीकरण जितना ज्यादा उतनी आसानी से सरलता से क्या होता है? भौतिक अधिशोषण।
तो हमें ये देखना है कि इनमें कौन से गैस का द्रवीकरण सबसे सरलता से होता है, यानी कि इसका क्रांतिक ताप सबसे ज्यादा है। अब क्रांतिक ताप तो सबकी बहुत सारी गैस है, उनका अलग याद रखने दिक्कत जाएगी। तो सामान्यतः क्या है कि जिस गैस का आणविक द्रव्यमान ज्यादा होता है, जिसका अणुभार ज्यादा होता है, सामान्य सभी के लिए बात नहीं है, लेकिन जिसका अणुभार ज्यादा है ना, उसका क्रांतिक ताप सामान्य ज्यादा मिलता है, यानी उसका द्रव्यमान उतनी ज्यादा है। जिस गैस का आणविक द्रव्यमान ज्यादा है, अणुभार ज्यादा होता है, उसका द्रव्यमान सरलता से हो जाता है सामान्य। तो यहाँ देखो N2, H2, CO2 और CH4, इन चारों में से किसका अधिशोषण सबसे आसानी से होगा? तो यहाँ सबसे ज्यादा क्रांतिक ताप होता है CO2 का। वैसे भी देखें तो CO2 का आणविक द्रव्यमान सब में सबसे ज्यादा है। नाइट्रोजन का 28 होता है, हाइड्रोजन का 2 होता है, CO2 का कितना होता है 44। देखो 12 और 16 दूनी 32 और 12 44, जबकि CH4 का कितना होता है 12 और 4 16। तो इसका आणविक द्रव्यमान देखो इन सबकी तुलना में बहुत ज्यादा है। नाइट्रोजन का 28 है, H2 का केवल ही 2 है, CH4 का 16 है और इसका कितना है 44। तो इसका आणविक द्रव्यमान ज्यादा है सामान्य, ठीक है, और इसका क्रांतिक ताप भी ज्यादा है, इसका द्रव्यमान सबसे आसानी से होता है, इसका भौतिक अवशोषण सबसे आसानी से हो जाता है। तो क्रांतिक ताप सब याद नहीं रहेंगे, लेकिन अगर बहुत आणविक द्रव्यमान में बहुत ज्यादा अंतर आ रहा है तो समझ लेना उसका द्रव्यमान आसानी से होगा, ठीक है। फैराइटिक आइसो अधिशोषण आइसोथर्म में 1/n का मान अधिशोषण आइसोथर्म में 1/n का मान कितने से कितने के बीच में रहता है? सभी मामलों में 0 से 1 के बीच में रहता है, या सभी मामलों में 2 से 4 के बीच में रहता है, या भौतिक अधिशोषण के लिए 1 होता है, या रासायनिक अधिशोषण के लिए होता है केवल? इसमें सही आंसर क्या है? सभी मामलों से 0 से 1 के बीच में होता है ना। 1/n का मान सामान्यतः 0 से 1 के बीच में रहता है। अगर 1 हो जाता है तो निम्न ताप पर 1/n का मान 1 होता है, जब ठीक है निम्न दाब पर, निम्न दाब पर 1/n का मान कितना होता है 1, और जब दाब बहुत ज्यादा कर दिया जाता है तो 1/n का मान 0 हो जाता है ना, पढ़ा है ना हमने, x/m बराबर kT पर घात 1 होता है। ये है हमारे पास 1/n का मान 0 है, इसका मतलब दाब बहुत ज्यादा है, यानी दाब पर डिपेंड नहीं करेगा फिर ऐसा। और 1/n का मान अगर 1 हो जाता है तो दाब बहुत कम है, यानी x/m T क्या हो जाएगा समानुपाती, और सामान्यतः 1/n का मान 0 से 1 के बीच में रहता है, ठीक। उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए सत्य कथन को चिह्नित कीजिए। उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए सबसे सही बात कौन सी? जब उत्प्रेरक अगर अभिक्रिया उत्प्रेरित करता है, उत्प्रेरक केवल पक्ष अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में नमी को अधिशोषित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में नमी का अधिशोषण करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? कौन सी पूजा रखी जाती है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में? चारकोल करते हैं क्या? नहीं। सिलिका जेल को, हाँ, क्या रखी जाती है? सिलिका जेल की पूजा रखी जाती है, कैल्शियम क्लोराइड की नहीं करते। तो किसका रखते हैं पर? सिलिका जेल, सिलिका जेल की पूजा रखते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में। महंगे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं वो क्या करते हैं, उनके अंदर अगर नमी उत्पन्न हो जाए गलती से तो उसको अधिशोषित कर लेते हैं। गैस मास्क में कौन अधिशोषक का कार्य करता है? गैस मास्क में किसका उपयोग करते हैं अधिशोषक? किसका उपयोग करते हैं? सक्रिय चारकोल का। स्टार्च का भी नहीं करते, सिलिका का भी नहीं करते, किसका करते हैं? सक्रिय चारकोल। गैस मास्क में सक्रिय चारकोल का उपयोग किया जाता है। रासायनिक अधिशोषण की अधिशोषण ऊष्मा कितनी होती है? 20 से 40 होती है क्या? नहीं, ये तो भौतिक अधिशोषण की होती है। कितनी होती है? 80 से 240 किलोजूल पर मोल। रासायनिक अधिशोषण की अधिशोषण ऊष्मा ज्यादा होती है, और कहां से 80 से 240, ये भी नहीं होती, तो याद रखेंगे। भौतिक अधिशोषण कम होती है, 20 से 40 के बीच में रहती है। क्रांतिक ताप का गैस के अधिशोषण पर क्या प्रभाव पड़ता है? अभी हमने बताया था क्रांतिक ताप किस प्रकार गैस के अधिशोषण को प्रभावित करता है। क्रांतिक ताप जितना ज्यादा होता है ना, गैस का द्रवीकरण उतना ही ज्यादा होता है, और गैस का द्रवीकरण जितना ज्यादा होता है, गैस का अधिशोषण उतना ज्यादा होता है। यानी क्रांतिक ताप बढ़ने पर अधिशोषण बढ़ता है, ये बात सही है। क्रांतिक ताप बढ़ने पर गैस का अधिशोषण बढ़ता है, सही है। क्रांतिक ताप बढ़ने पर गैस का अधिशोषण घटता है, ये गलत है।
क्रांतिक ताप का गैस के डिफ्यूजन को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं ये भी गलत है, और ग्रोथ में सही, ये भी तो सही क्या है यहाँ पर, क्रांतिक ताप बढ़ने से गैस का डिफ्यूजन बढ़ता है, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, 2KClO3 बराबर 2KCl प्लस 3O2, यहाँ पर उत्प्रेरक का काम कौन करता है, इनमें उत्प्रेरक का काम कौन करता है, इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक कौन है, निकिल है नहीं, प्लेटिनम है नहीं, कौन है, MnO। तो सही क्या है यहाँ पर, MnO। ये देखा था ना KClO3 में अगर MnO डालते हैं तो अभिक्रिया कम ताप पर ही खत्म कर जाती है, MnO यहाँ उत्प्रेरक का कार्य करता है। एंजाइम का इष्टतम ताप क्या होता है, इष्टतम ताप का मतलब क्या है, वह ताप, ऑप्टिमम टेम्परेचर, क्या कहते हैं इसको, ऑप्टिमम टेम्परेचर, वह ताप जिस पर एंजाइम की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होती है, एंजाइम की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होती है, उसको कौन सा ताप कहते हैं अपन, इष्टतम ताप। कौन सा ताप कहते हैं, इष्टतम ताप। और यहाँ इष्टतम ताप कौन सा है, 4 से 50 नहीं, 298 से 310 है, कितना होता है, 298 से 310 केल्विन टेम्परेचर पर एंजाइम सबसे ज्यादा क्रियाशील है। ठीक है, मानव का टेम्परेचर होता है कितना, 310 केल्विन, मानव का जो शरीर का ताप 310 केल्विन। क्यों होता है, क्योंकि ताप पर एंजाइम सबसे ज्यादा किया। एंजाइम का एक्सटर्नल पीएच कितना होता है, एंजाइम की एक्सटर्नल पीएच पर एंजाइम सबसे ज्यादा किया है, लोग कितना है, 5 से 7 के, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी कितना आएगा, 5 से 7 के बीच में कितना आएगा बच्चों, समझ में आ गया सबको। उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं, उत्प्रेरक वर्धक ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ाते हैं, उत्प्रेरक की क्षमता बढ़ाते वही उत्प्रेरक हो, यानी ये सही है। उत्प्रेरक की क्षमता घटाने वाले क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, गलत, अभिक्रिया वेग को बढ़ाने वाले बढ़ाते हैं, गलत। तो क्या आएगा, उत्प्रेरक वर्धक जो उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ाते हैं। ठीक है, CO प्लस 3H2 बराबर CH4 प्लस H, इसमें उत्प्रेरक का काम कौन करता है, इसमें उत्प्रेरक का काम कौन करता है, कौन है यहाँ पर उत्प्रेरक। देखो हमने 3 तरह की अभिक्रियाएं देखी थी, उत्प्रेरक की विशिष्टता वाली अभिक्रियाएं हैं यहाँ पर, 3H2, यहाँ प्रोडक्ट क्या बन रहा है, CH2। अगर अपन CO प्लस 2H2 लें, ठीक है, और प्रोडक्ट क्या बने, CH3OH, और एक में अपन CO प्लस H2, इसमें प्रोडक्ट कौन बन रहा है, HCH। ठीक है, तो यहाँ देखो CO प्लस 3H2, यहाँ पर उत्प्रेरक का काम कौन करता है, जब CH4 में बदलेंगे तो यहाँ उत्प्रेरक का काम कौन करेगा, निकिल, कौन करेगा, निकिल। CO प्लस 2H2 जब CH3OH में बदलते हैं, यहाँ काम कौन करता है, ZNO और Cr2O3, और जब इसको इसमें बदलते हैं, यहाँ काम कौन करता है, उत्प्रेरक Cu का Cu होता है ओवल, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड की हाइड्रोजन से क्रिया होने पर जब फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, तो समझ लो उत्प्रेरक कौन है, उत्प्रेरक कौन है वहां पर, ऊपर। और जब मेथेन बन रही है तो उत्प्रेरक कौन है, निकेल, और जब एल्कोहल बन रहा है तो उत्प्रेरक होगा ZnO। उत्प्रेरक की विशिष्टता को दर्शाता है, उत्प्रेरक बदल जाता है तो अभिक्रिया से बना उत्पाद भी बदल जाता है, यानी उत्प्रेरक की अभिक्रिया की दिशा को निर्धारित करेगा कि कौन सा उत्पाद। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जब इस अभिक्रिया में CH4 बन रहा है और उत्प्रेरक का काम कौन करेगा, निकिल। दूध में उपस्थित एंजाइम कौन सा होता है, दूध में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, कौन सा एंजाइम पाया जाता है दूध में, जाइमेज पाया जाता है नहीं, लाइपेज पाया जाता है नहीं, कौन सा पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस। यूरिएज तो यूरिया में पाया जाता है, यूरिया का गठन करते हैं तो यूरिएज एंजाइम को करते हैं, सोयाबीन से प्राप्त करते हैं यूरिया, ये सोयाबीन से प्राप्त होता है जो यूरिया का गठन करता है। लैक्टोबैसिलस दूध में पाया, यूरिएज एंजाइम प्राप्त होता है, देखो ये क्वेश्चन दिया गया, यूरिएज एंजाइम कहाँ से प्राप्त होता है, सोयाबीन से, ये आया हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में, ध्यान रखें। ठीक है, तो यूरिएज एंजाइम कहाँ से प्राप्त होता है, सोयाबीन से। बहुआण्विक कोलाइड कौन सा एनिमल, बहुआण्विक कोलाइड पढ़े हैं ना हमने, बहुआण्विक जब आकार छोटा होता है तो क्या करते हैं, अणु पास पास आकर के कोलाइडी सीमा
में आता है। इस प्रकार बने कोलाइड को बोलते हैं बहुआन। सल्फर का कोलाइड होता है बहुआन और बनाता है। सोना बनाता है, हाँ सोना बनाता है। इसमें दोनों ऑप्शन में सोना और सल्फर, ज्यादा सही कौन सा बताएंगे हम? ये ये सही आंसर। ये भी सही, ये भी सही, लेकिन दोनों आ गए, दोनों का ही बनेगा सोना और सल्फर। मिसेल का निर्माण कौन करता है? साबुन करता है, अपमार्जक भी करता है, अपमार्जक और साबुन दोनों करता है। सही आंसर क्या है इसमें? अपमार्जक और साबुन। साबुन के लिए सीएमसी कितनी होती है? सीएमसी क्रांतिक मिसेल सांद्रता, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन कितनी होती है साबुन के लिए? 10⁻⁻⁴ से 10⁻⁻³ मोल पर लीटर। मोल पर लीटर, ठीक है, 10⁻⁻⁴ से 10⁻⁻³ मोल पर लीटर। आर्सेनिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, इन दोनों से एक सोल कोलाइड बनता है आर्सेनिक। तो इस विधि को क्या कहेंगे? देखो, आर्सेनिक ऑक्साइड AS2O3 में H2S गैस पास कर तो बन जाता है कौन सा कोलाइड? AS2S3 प्लस 3H। यहाँ से H2O बाहर निकल जाता है और आर्सेनिक सल्फाइड का, ठीक है, आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइड। तो ये विधि क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण है या अपचयन है या द्विक अपघटन है, जल अपघटन? क्या है इसका सही आंसर? द्विक अपघटन, डबल डीकॉम्पोजिशन, 2 बार अपघटन हो। AS2O3 का भी हो रहा है और इंपॉर्टेंट विधि है, ये आई हुई है बोर्ड में, ध्यान रखें। द्विक अपघटन के द्वारा आर्सेनिक सल्फाइड का क्लोराइड बन जाएगा आर्सेनिक ऑक्साइड और H2S। वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कोलाइडी कणों के गमन की घटना क्या कहलाती है? वैद्युत क्षेत्र में जब कोलाइडी कण गति करते हैं तो उस घटना को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति क्या कहेंगे अपन? वैद्युत कण संचलन। क्या कहेंगे बच्चों? वैद्युत कण संचलन। सिंगल प्रभाव नहीं, ब्राउनी स्वर्णांक किसका होता है? ठीक है, तो यूरिया स्वर्णांक पढ़ा है ना हमने। स्वर्णांक आलू के स्टार का सब ज्यादा होता है, प्लेटिन का विपरीत। अगर धनावेशित कोलाइड है तो धनावेशित इलेक्ट्रॉन। तो स्वर्णांक का मतलब क्या है? जब सोने का कोलाइड ले लेते हैं, सोने के कोलाइड में सर्वाधिक स्वर्णांक 10% NaCl का 1 ml का स्वर्णांक पड़ा है ना NaCl के द्वारा स्वर्णांक होने से रोकने के लिए सब ज्यादा किसका होता है? उसमें आलू के लक्ष्य कोलाइड की मिलीग्राम में जो मात्रा डाली जाती है वही क्या है? स्टार्च आ गया इसमें। लक्ष्य कोलाइड का मतलब क्या है कि जितनी कम मात्रा डाली जाएगी, ले लेते हैं सोने के कोलाइड में कम होगा, तो जितनी ज्यादा मात्रा डाली जाएगी 10% NaCl का 1 ml ज्यादा मात्रा स्टार्च की डालो। NaCl के द्वारा क्लोराइड का स्कंदन होने से रोकने के लिए उसमें लक्ष्य कोलाइड मिलीग्राम वाला लक्ष्य कोलाइड वही क्या है उसका? लक्ष्य कोलाइड WO पायस का उदाहरण जितनी कम WO पायस, WO का मतलब W तो क्या है यहाँ पर? तो जितनी ज्यादा मात्रा W तो क्या है यहाँ पर? माध्यम है, फेज है, DP डिस्पर्शन फेज है, और O क्या है? डिस्पर्शन सर्वाधिक स्वर्णांक वाला, ठीक है। तो यहाँ समझिए। अब इसका उदाहरण बताओ जिसमें जल तो है क्या? फेज, और तेल क्या है? WO पायस का उदाहरण कौन है? W का एग्जांपल क्या है? W तो कैसा है? W तो क्या है यहाँ पर? कैसा पायस होता है? W तो क्या है यहाँ पर? उल्टा है, OW टाइप का पायस। वैनिशिंग क्रीम भी कैसा है? OW क्या है? डिस्पर्शन। मक्खन कैसा है? WO टाइप। यहाँ तेल ज्यादा होता है। अब इसका उदाहरण बताओ जिसमें जल तो है क्या? फेज, और W में पायसी कारक, पायसी कारक पढ़े हैं ना, पायसी कारक ऐसे पदार्थ होते हैं जो पायस कैसा है प्रदान करते हैं। दूध तो कैसा? पायस को स्थायी करने के लिए उसमें जो पदार्थ डाले जाते हैं वो पायसी कारक या इमल्सी कारक पायस। वैनिशिंग क्रीम भी कैसा है? OW टाइप का। अब OW टाइप का पायस है, OW टाइप का पायस पानी का। OW का मतलब समझ गए? O तो क्या है यहाँ पर? OW में पायसी कारक, पायसी कारक पड़े हैं ना, जो बाद में लिखा है वो मीडियम होता है, जो पहले लिखा है वो फेज होता है। इसको स्थायी करने के लिए इनमें से कौन सा पदार्थ डालेंगे? काजल डालेंगे, प्रोटीन डालेंगे, लंबी श्रृंखला का अल्कोहल, एमल्सिफाई एजेंट सभी डालेंगे। अब OW टाइप का पायस है, तो यहाँ जब काजल का उपयोग करते हैं कौन से पायस के लिए? काजल का उपयोग किया, लेकिन दूसरे वाले पायस के लिए होता है, एक WO पायस के लिए। प्रोटीन का उपयोग करेंगे अपन OW पायस, जो बाद में लिखा है श्रृंखला के अल्कोहल का उपयोग भी कौन से पायस में करते हैं? तो इसको स्थायी करने के लिए इनमें से कौन सा पदार्थ डालेंगे? काजल डालेंगे, प्रोटीन डालेंगे, लंबी श्रृंखला का अल्कोहल डालेंगे,
काजल है, लंबी श्रृंखला का अल्कोहल है। तो यहाँ देखो काजल का उपयोग करते हैं कौन से पायस के लिए, काजल का उपयोग किया जाता है, लेकिन ये दूसरे वाला काजल है, लंबी श्रृंखला का अल्कोहल, फैटी जो एसिड होता प्रोटीन का उपयोग करेंगे अपन OW पायस। लंबी का श्रृंखला यूज के करते हैं। अल्कोहल का उपयोग नहीं कौन से पायस में है, करते कौन से हैं, वाले में? कौन से WO पायस में टाइप करते हैं, यहाँ किसका उपयोग करते हैं? WO प्रोटीन का भी कर पायस। सकते हैं, गोंद का भी कर सकते ठीक है, हैं। तो काजल है, गोंद लंबी है, श्रृंखला का अल्कोहल का है, यूज करते हैं। संश्लेषित या अपने प्राकृतिक कौन से टाइप के पायस में? इनका OW उपयोग टाइप करते के। हैं, सॉरी, ये बात ध्यान रखने की, OW काजल टाइप है, के लंबी पायस में श्रृंखला का अल्कोहल और प्रोटीन फैटी का, जो एसिड होता गोंद का यूज किया जाता है। ठीक है, के रूप में इमल्सिफायर। उनका यूज करते हैं इसमें। कालाजार रोग के उपचार में कौन सा कोलाइड काम में लेते हैं? उपयोग सिल्वर का कोलाइड लेंगे या एंटीमनी का लेंगे या सोने का लेंगे या प्लेटिनम का? है ना, प्रोटीन है। देखो सिल्वर का कोलाइड तो आर्जिरोल यानी आंख के रोग का उपचार करने में OW उपयोग करते हैं, लेकिन आंख के रोग के OW टाइप के पाइप में प्रोटीन का एंटीमनी का उपयोग करते हैं कालाजार इसके रूप में इमल्सिफायर। ठीक है। सोने का कालाजार रोग के कोलाइड उपचार में कौन सा कोलाइड प्रोवाइड काम में किया लेते जाता है, हैं? इसको सिल्वर इंजेक्ट का किया कोलाइड जाता है लेंगे या एंटीमनी का लेंगे या सोने का लेंगे या प्लेटिनम का? यहाँ कौन सा आंसर आएगा? सिल्वर का कोलाइड तो आर्जिरोल कालाजार यानी रोग। आंख के रोग का उपचार करने का उपयोग करते हैं। आर्जिरोल क्या है अभी बताया मैंने? आर्जिरोल किसका कोलाइड है? सिल्वर। एंटीमनी का आर्जिरोल सिल्वर के कोलाइड को कहते हैं। इसका यूज आंख के उपचार में। ठीक है, सोने का कोलाइड का उपयोग भी करते हैं इसको। आर्जिरोल सोने का कोलाइड है, जिसको जिसका उपयोग किया जाता है आंख हमारी के पेट उपचार में। में। ठीक है, तो यहाँ कौन सा आंसर आएगा? धूम्र का अवक्षेपण कर। कालाजार। धूम्र का अवक्षेपण किससे करेंगे अपन? कॉकटेल धूम्र आर्जिरोल क्या अवक्षेपण है अभी बताया? आर्जिरोल किसका कोलाइड है? सिल्वर का। से करेंगे कॉकटेल धूम्र जिसका अवक्षेपण। यूज कॉकटेल धूम्र अवक्षेपक होता है, में से धुएं को प्रवाहित करते हैं। तो ये क्या करता है? धुएं का अवक्षेपण करता है, जिससे धुएं में उपस्थित जो कार्बन या अन्य शुद्धियां का वही अवक्षेपित हो जाएंगी। का अवक्षेपण किससे करेंगे अपन? शुद्ध गैस है वो बाहर या जानकर दिल्ली से या वैद्युत जिससे प्रदूषण कम इससे करेंगे। नदी के पानी में किस प्रकार का क्लोराइड होता है? नदी का पानी किस में से क्लोराइड प्रवाहित करते हैं? तो ये क्या नदी का पानी कैसा क्लोराइड होता है? जिससे धुएं में उपस्थित जो कार्बन या अन्य ऋणावेशित है, धनावेशित वही है, अवक्षेपित हो जाएंगी। नदी का पानी होता है ऋणावेशित गैस है वो बाहर होता है, जिससे प्रदूषण कम हो। WO पायस में पायसी का तो बताइए दो। नदी के पानी की बात कर रहे हैं अपन में किस प्रकार का क्लोराइड होता है? नदी का माध्यम है और W का क्या है? क्लोराइड है। ठीक, नदी का कौन सा काम में लेंगे? होता है? कज्जल का काम में लेंगे। कज्जल ऋणावेशित है, धनावेशित काम में लेते हैं। लैम्प ब्लैक है, नदी का पानी होता है ऋणावेशित। लैम्प ब्लैक काजल का उपयोग कर सकते हैं। काजल के अलावा पायस में पायसी लंबी श्रृंखला वाले WO की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, लंबी श्रृंखला वाले अल्कोहल का उपयोग माध्यम है और W क्या है? गम है, प्रोटीन है, कौन सा काम में लेंगे? साबुन है। कज्जल। तीनों का यूज कहाँ पर करते हैं? दूसरा वाला जो पायस होता है कौन सा वाला? ब्लैक और W टाइप पायस, उनमें गम, प्रोटीन और संश्लेषित या काजल का उपयोग कर सकते हैं। काजल के अलावा पायसी कारक करते हैं। लंबी इंपॉर्टेंट बात है, सबको याद होनी चाहिए। कौन से पायस ने कौन से वाले पायसी कारक का यूज करते हैं? कौन से इमल्सी कारक का यूज? गम है, प्रोटीन है, संश्लेषित या प्राकृतिक। निम्न में से किसका स्वर्णांक न्यूनतम? देखो न्यूनतम आ गया है। न्यूनतम किसका यहाँ पर? जिलेटिन होता है। कौन सा वाला? चार्ज का सबसे ज्यादा होता है, जिलेटिन का सबसे कम। जिलेटिन की बहुत कम मात्रा डालने से करते हैं पायसी कारक नहीं। ये इंपॉर्टेंट बात है। जिलेटिन सबसे अच्छा पायस में कौन से अक्षी कोलाइड कारक का यूज करते हैं? कौन से इमल्सी कारक? इसकी कम मात्रा डालने से फिर कोलाइड का इस्तेमाल। निम्न में से किसका स्वर्णांक न्यूनतम? देखो न्यूनतम आ गया है। न्यूनतम सबसे अच्छा जिलेटिन। स्टार्च का सबसे ज्यादा होता है, जिलेटिन का सबसे कम। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण वाली विधि का नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल कौन सी विधि से बनाते हैं? ईसा कक्ष विधि। जिलेटिन विधि से बनाएंगे ईसा कक्ष है ना? लक्षी कोलाइड मान ईसा कक्ष विधि से बनाया जाता है, क्योंकि इसकी कम मात्रा डालने से फिर कोलाइड का। निम्न में से रक्षी कोलाइड कौन सा है? रक्षी कोलाइड होते हैं द्रव स्नेही। जो द्रव स्नेही है वही रक्षी। सबसे अच्छा रक्षी कोलाइड है। जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं वही रक्षी कोलाइड। विरोधी कोलाइड जो होते हैं वो रक्षी कोलाइड। सल्फ्यूरिक अम्ल कौन सी विधि से? धातु के कोलाइड तो द्रव विरोधी होते हैं। धातु या धातु, इनमें प्रोटीन जो है ना वो रक्षी कोलाइड। बाकी देखो प्लेटिनम कोलाइड धातु का कोलाइड है। स्वर्ण इनमें से रक्षी कोलाइड द्रव विरोधी रक्षी कोलाइड होते हैं। द्रव स्नेही है वही। जो द्रव स्नेही होता है ना, जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं
वही रक्षी कोलाइड ठीक है? द्रव द्रविश विरोधी नहीं कोई अपन कोलाइड रक्षी जो कोलाइड होते हैं, वो रक्षी कोलाइड नहीं। अपन अब मतलब धातु के कोलाइड तो द्रविश द्रव नहीं विरोधी होते हैं, धातु है धातु सल्फर। बृहद आणविक कोलाइड का उदाहरण कौन इनमें सा है? प्रोटीन बृहद है आणविक वो कोलाइड है रक्षी ना, कोलाइड, बड़े अणुओं से बने प्लेटिनम कोलाइड, धातु बृहद आणविक कोलाइड कौन बनाते हैं? जो बृहद अणु वही द्रव विरोधी वही कोलाइड बनाते हैं बृहद अणु। प्रोटीन द्रव स्नेही कोलाइड, और जो द्रव स्नेही होता है प्रोटीन है। ना, वही रक्षी होता है, ये ध्यान रखना। तो देखो सोने का कोलाइड बृहद द्रव आणविक है स्नेही क्या? कोई अपन रक्षी कोलाइड नहीं। कहते हैं। कांच का है। Ag का है क्या? क्या आएगा इसमें? कांच का। बृहद आणविक कोलाइड का उदाहरण कौन सा है? बृहद आणविक साबुन कोलाइड में बृहद जल बड़े विरोधी अणुओं से सिरा बने। कौन सा है? बृहद आणविक कोलाइड साबुन कौन पढ़ाया बनाते हैं? हमने? जो बृहद साबुन अणु होते हैं, वही उसमें बनाते तो क्या हैं होता है? जैसे जब स्टार्च हमने एक है, साबुन का एग्जांपल लिया था, प्रोटीन है, ये वाला है ना, स्टार्च, सोडियम स्टील। तो देखो सोने का कोलाइड बृहद आणविक है, साबुन नहीं। अब साबुन को स्टार्च जल का में है, घोलते हैं Ag तो का बदल है जाता है क्या? किसमें? तो क्या आएगा इसमें? स्टार्च। आयनन हो जाएगा। इसमें जो हाइड्रोकार्बन सिरा है ना, साबुन ये में तो जल विरोधी विरोधी सिरा होता कौन है। सा है? और ये जो C डबल साबुन माइनस पढ़ाया सिरा है, हमने? ये साबुन जल इसमें ही होता है। का सूत्र C क्या डबल होता है? माइनस कार्बोक्सिलेट, जिसको साबुन साबुन का हेड कहते हैं। ये तो वाला, ये जो हाइड्रोकार्बन सोडियम सिरा, ये स्टील। साबुन का टेल है, पूंछ है साबुन। ये साबुन, ये जो पूंछ है ना, अब ये साबुन जल को में जल में नहीं घोलते हैं घुलती, तो जल बदल जाता विरोधी है होती है। और ये जो सिर है ना, ये जल में घुलता है। आयनन हो जाएगा। तो ये पूछा कि जल विरोधी कौन है? जल इसमें विरोधी जो कौन है? हाइड्रोकार्बन सिरा है ना, ये तो जल आएगा इसमें। विरोधी होता है, और ये जो कार्बोक्सिलेट C डबल तो माइनस जल- सिरा है, ये जल नहीं नहीं होता है। C डबल ये तो माइनस हाइड्रोकार्बन। कार्बोक्सिलेट, जिसको साबुन का क्या? हेड कहते हैं। तो ये जो भौतिक हाइड्रोकार्बन अधिशोषण सिरा है, ये क्या साबुन का होता है? तेल है। भौतिक अधिशोषण में क्रमणीय ये जो होता है, पूंछ सही है ना, उसमें ये से जल में नहीं आप घुलती, में जल वृद्धि विरोधी के साथ होती है। और ये जो सिर है ना, ये जल में आप में वृद्धि करेंगे ये तो पूछा भौतिक कि जल विरोधी कौन है? तो जल विरोधी कौन है? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। कार्बोक्सिलेट तो जल इसने निम्न में से धनावेशित क्या, ये घोल तो कौन सा है? हाइड्रोकार्बन में सबसे समझ गए? इनका आवेश देखें तो भौतिक धनावेशित कौन अधिशोषण सा है? क्या होता है? अम्लीय सोडिक ऐसा होता है, क्रमणीय होता है, ऋणावेशित। सही है। उसमें अम्लीय ऋणावेशित होते हैं, ताप क्षारीय के धनावेशित। साथ घटता है। धातु आप का में कोलाइड वृद्धि है, करेंगे सोना तो धातु है, भौतिक और सोने की कोलाइड हमेशा अधिशोषण ऋणावेशित। न्यूक्लियोफिलिक फेरिक हाइड्रोक्साइड आएगा। जल योजित ऑक्साइड है, फेरिक हाइड्रोक्साइड है, ये कहते निम्न हैं में से धनावेशित होता घोल है। कौन सा है? धनावेशित सबसे ऐसा है बच्चों, इनका ये आवेश धनावेशित देखें तो है। धनावेशित सल्फाइड कौन सा भी है? अम्लीय सोना धातु कैसा होता है? सल्फाइड है, धातु के कोलाइड है, अम्लीय कोलाइड होते है, हैं, क्षारीय सब धनावेशित ऋणावेशित होते हैं। और जो जल धातु योजित का होता कोलाइड है, सोना धातु है, और सोने की कोलाइड हमेशा ऋणावेशित होते हैं। ठीक है। फेरिक धनावेशित कोलाइड। जल योजित ऑक्साइड है, समझ में आ गया? ये कोई दिक्कत है तो जल्दी बताएंगे मेरे को, होता सबको है। समझ में आ गए? ये सभी 75 के क्वेश्चन, ये धनावेशित है। 75 के क्वेश्चन थे कल के पेपर में, सभी धातु क्वेश्चन हमने सल्फाइड है, सॉल्व कर धातु लिए। के कोलाइड अब है, इनमें किसी अम्लीय को कोई कोलाइड दिक्कत है, है तुरंत ये सब बताएगा। ऋणावेशित